नैना अपना बैग कंधे पर संभालते हुए ठाकुर बुला के अंदर आ गई। सुधा उसे देखते ही बोली, ये गर्मा गर्म कॉफी लो और उनके कमरे में ले आओ। जैसे ही सुधा ने प्रियांश को कॉफी देने के लिए कहा, नैना ने झिझकते हुए सुधा से साफ कहा, नहीं मैं ये कॉफी उन्हें देने बिल्कुल नहीं जाऊंगी। सुधा ने नैना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं नैना, वो तुमसे अब कुछ नहीं कहेगा और अगर वो कुछ कहे भी तो सीधे कह देना कि कॉफी सुधा आंटी ने बनाई है। तुम बिना डरे उनसे जाकर कहो। सुधा की बात सुनकर नैना हंसने लगी। उसने सुधा के हाथ से कॉफी का मग ले लिया और डरते डरते प्रियांश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। नैना प्रियांश के कमरे के पास पहुंची और उसने बाहर से दरवाजा खटखटाया। प्रियांश ने अंदर से दरवाजा नहीं खोला। एक बार फिर नैना ने दरवाजा नॉक किया, लेकिन दूसरी बार में भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा नहीं खोला। नैना ने फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही दरवाजा खोल दिया। प्रियांश अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ था और सुहाना से फोन पर बात कर रहा था। नैना को अचानक अपने कमरे में देखकर प्रियांश को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसने सुहाना को होल्ड पर रखा और गुस्से में नैना से कहा, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ऐसे बिना इजाजत किसी के कमरे में घुस आई हो? नैना ने अपनी आंखें झुकाते हुए शांति से कहा, मैंने बाहर से 2 बार नॉक किया था, आपने शायद सुना नहीं और अगर मैं बाहर ही खड़ी रहती तो आपकी कॉफी ठंडी हो जाती। अब आप ही बताइए मैं क्या करती? अभी आप इसलिए डांट रहे हैं कि मैं कमरे में क्यों घुस आई, बाद में आप इसलिए डांटते कि कॉफी ठंडी क्यों लाई। ठीक किया ना मैंने प्रियांश? नैना का ये जवाब सुनकर प्रियांश को बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, लेकिन सचमुच इस वक्त उसके पास नैना की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी कड़वाहट छुपाते हुए नैना से अकड़ कर कहा, बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी, कॉफी यहाँ टेबल पर रखो एंड गेट लॉस्ट। नैना ने भी गुस्से में कॉफी बगल की टेबल पर पटक दी और वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी एक बार फिर प्रियांश ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, वैसे कल मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मुझे दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए, फिर आज दोबारा आ गई। लगता है तुम्हें मुझसे टकराने का बहुत ज्यादा शौक है। नैना ने बैठकर गुस्से से प्रियांश की आंखों में देखते हुए कहा, ना मुझे आपको देखने का शौक है, ना आपसे मिलने का और ना ही आपसे बात करने का, क्योंकि आप इस लायक नहीं है कि कोई ढंग का इंसान या शरीफ इंसान आपसे बात कर सके। आप अव्वल दर्जे के घमंडी, जिद्दी और बदतमीज है और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बदतमीज इंसान से हमेशा दूर रहना चाहिए। सो प्लीज एक्सक्यूज मी। नैना का ये तीखा जवाब सुनकर प्रियांश के सब्र का बांध टूट गया और उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो गुस्से से तड़तड़ाता हुआ बिस्तर से उठकर तुरंत नैना के पास आया। उसने झटके से नैना का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। उसने उसके करीब आकर कहा, बहुत अकड़ है ना तुमने, एक दिन मैं तुम्हारी सारी अकड़ ठिकाने लगा दूंगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को? कोई हीरोइन हो या कुछ और? औकात क्या है तुम्हारी? यहाँ मेरे घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और मुझसे ही अकड़ दिखा रही हो। नैना को हाथ मोड़ने की वजह से बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने गुस्से और बेबसी से प्रियांश से कहा, प्रियांश हाथ छोड़ो मेरा। प्रियांश ने उसे अपनी तरफ और ज्यादा घसीटते हुए क्रूरता से कहा, और अगर मैंने हाथ नहीं छोड़ा तो क्या करोगी तुम? नैना ने गुस्से से दमदमाते हुए प्रियांश से कहा, आंटी को बुलाऊंगी मैं। प्रियांश ने नैना के गाल के पास आते हुए उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अच्छा तो अब मुझे धमकी दे रही हो? डर गई क्या? अभी तो तुम बहुत अकड़ दिखा रही थी, अब माँ को क्या बुला रही हो? क्या तुमसे मैं अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा हूं? नैना ने गुस्से और डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, प्रियांश मेरा हाथ छोड़ो, मुझे हवेली में और भी बहुत काम है। तुम्हारे पास तो अपने पिता की दौलत मिली हुई है ना, इसलिए तुम ये फालतू की अकड़ दिखा रहे हो, लेकिन मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। मैं जो मेहनत से कमाऊंगी उसी से अपना और अपनी पढ़ाई का खर्चा चला पाऊंगी, इसलिए तुम ऐश करो और खुश रहो। मुझे मेरा काम करने जाने दो। अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो तुम खुद आंटी से कहकर मुझे इस नौकरी से निकलवा क्यों नहीं देती? नैना की ये बेबाक बात सुनकर प्रियांश ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। नैना की आंखों में दर्द और अपमान के आंसू आ रहे थे। वो तुरंत उसके कमरे से बाहर चली गई, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी और रोते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी यशोधरा जी ने उसे देख लिया। यशोधरा जी का चेहरा गंभीर हो गया और वो सीधे प्रियांश के कमरे की ओर बढ़ने लगी। इधर नैना के घर पर नैना के ठाकुर विला जाने के बाद तारा नीचे आई और उसने राधिका जी का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना मां? राधिका जी ने धोए हुए सूखे कपड़े अलमारी में सहेज कर रखते हुए एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक कैसे होंगी बेटा, अनीता दिन रात घर में ताने सुनाती रहती है। मैं उसे बुरा तो नहीं कह रही, पर सच बात तो यही है कि हम लोग सचमुच उसकी और अनिल के कर्ज तले दबे जा रहे हैं। तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था, सोचा था तुम्हारी नौकरी लगेगी तो कम से कम छोटी नैना की पढ़ाई का खर्चा तो तुम उठा ही लोगी। जैसे राधिका जी ने तारा की नौकरी का जिक्र किया, तारा उनकी बात को पकड़ते हुए बोली, मां नौकरी तो लग सकती है, लेकिन बस एक छोटी सी परेशानी है। राधिका जी ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है? तारा ने कुछ सोचते हुए कहा, मां नौकरी देने वालों ने शर्त रखी है कि मुझे जल्द से जल्द कम से कम 1 लाख रुपए की रिश्वत का इंतजाम करना होगा। मां नौकरी भी तो सरकारी है और तुम्हें तो पता है कि आजकल बिना किसी लेन देन और फायदे के कोई किसी का काम नहीं करवाता है। 1 लाख का नाम सुनते ही राधिका जी ने कहा, 1 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है, हम जैसे गरीबों के पास कहां से आएंगे 1 लाख रुपए? तारा ने तुरंत कहा, मां अगर मेरी सरकारी नौकरी एक बार लग गई तो ये 1 लाख रुपए मैं कुछ ही महीनों में सैलरी से वापस कर दूंगी। बस आप किसी भी तरह से इन रुपयों का इंतजाम कर दीजिए। मां आप यशोधरा जी से बात क्यों नहीं करती? राधिका जी ने परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लिया और कहा, पता नहीं बेटा, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उन लोगों से एक पैसा भी नाजायज या फालतू नहीं मांगा। मुझे ये बात अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रही है। अगर भगवान न करे इतने पैसे लेकर भी उन लोगों ने तुम्हें नौकरी नहीं दी तो तुम क्या करोगी? फिर हम उन बड़े लोगों के पैसे कहां से चुकाएंगे? तारा ने चढ़ते हुए कहा, मां मुझे पूरा भरोसा है कि पैसे मिलते ही नौकरी पक्की हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए और नैना की डॉक्टरी की पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए, तो अब आपको मेरी आखिरी मदद करनी होगी। हमारे सारे बुरे दिन बदल जाएंगे मां, बस थोड़े से पैसों की बात है, आप एक बार हिम्मत करके तो देखिए। तारा की भावुक बातें सुनकर राधिका जी गहरे सोच में पड़ गई। उनके सामने घर की तंगी और बेटियों का भविष्य घूम गया। उन्होंने भारी मन से तारा से कहा, तुम फिलहाल अभी यहाँ से जाओ, मुझे अकेले में थोड़ा सोचने के लिए समय चाहिए कि मैं इस मुश्किल में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अपनी मां का गंभीर चेहरा देखकर तारा को मनी मनी विश्वास होने लगा था कि राधिका जी उसकी बात से सहमत हो रही है और वो ठाकुर विला से पैसे मांगने के लिए तैयार हो जाएगी। प्रियांश की बदतमीजी से दुखी होकर नैना गुस्से से नीचे आ रही थी। यशोधरा जी ने उसे रोते हुए जाते देख लिया था, इसलिए वो सीधे प्रियांश के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। प्रियांश अभी भी बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ सुहाना से फोन पर बातें कर रहा था। यशोधरा जी जानबूझकर बिना नॉक किए सीधे प्रियांश के कमरे के अंदर चली गई। अचानक इस तरह अपनी मां को कमरे में दाखिल होते देख प्रियांश डरकर झटके से उठ बैठ गया। यशोधरा जी ने प्रियांश की तरफ देखते हुए कड़े स्वर में कहा, क्या हुआ प्रियांश, इस तरह से चौंक क्यों गए? क्या तुम मुझसे बदतमीजी नहीं करोगे? प्रियांश ने घबराते और हकलाते हुए कहा, मैं आपसे बदतमीजी क्यों करूंगा मां? यशोधरा जी ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि मैं भी तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किए ही अंदर आई हूं। प्रियांश हैरत से यशोधरा जी का चेहरा देखने लगा। यशोधरा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हां प्रियांश, जिस तरह से तुमने अभी नैना के साथ बदतमीजी की है उसी तरह से तुम मेरे साथ भी बदतमीजी करो, क्योंकि जो गलती मैंने की है वो गलती उसने भी की थी। भूल तो हम दोनों से ही हुई है ना। प्रियांश शर्मिंदा होकर बस जमीन की तरफ ताके जा रहा था। उसने अपनी मां की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। यशोधरा जी उसके पास बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने प्रियांश के सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए दुखी स्वर में कहा, तुम्हें आखिर क्या हो गया प्रियांश? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन मैं देख रही हूं कि वो परवरिश मुझे तुम्हारे व्यवहार में कहीं भी नजर नहीं आ रही। तुम हर किसी के साथ इस कदर पेश आते हो, ऐसा क्यों है प्रियांश? प्रियांश ने नजरें उठाकर अपनी मां की तरफ देखा और फिर लापरवाही से मुस्कुराते हुए उनके गले लग गया। उसने बात को टालने के लहजे में कहा, छोड़ो ना मां, ये छोटे लोग इसी व्यवहार के लायक होते हैं। आप उनके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचती हैं? आपको तो सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। चलिए ये सब बेकार की बातें छोड़िए, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। यशोधरा जी ने प्रियांश से खुद को अलग करते हुए कहा, अच्छा ऐसी क्या बात बतानी है, सर मैं भी तो सुनो। प्रियांश ने थोड़ा शर्माते हुए यशोधरा जी से कहा, मॉम मैं किसी से बहुत प्यार करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि आप और डैड मेरी शादी उसी लड़की से करवाएं जिसे मैं पसंद करता हूं। यशोधरा जी ने प्रियांश के मुंह से ये बात सुनकर खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। तो कब मिला रहे हो अपनी उस पसंद की लड़की से? चलो तुमने मेरी एक बड़ी परेशानी तो दूर कर दी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे लिए लड़की मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी, पर अच्छा हुआ तुमने खुद ही ढूंढ लिया। अब जल्दी बताओ कौन है वो लड़की? प्रियांश ने मां को खुश देखकर कहा, मुझे पहले से पता था मॉम कि आप मेरी खुशी के लिए आसानी से मान जाएंगी। प्रियांश की इस बात पर यशोधरा जी ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी तुम्हारी खुशी के लिए आसानी से ही मान जाएंगे।
प्रियांश ने यशोधरा जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए गंभीर होकर कहा, मॉम, एक्चुअली मैं जिसे चाहता हूँ वो कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर सब कुछ इतना आसान होता तो मैं कब का आपको बता चुका होता, लेकिन हमारे बीच सब कुछ इतना आसान नहीं है। प्रियांश की ये रहस्यमयी बात सुनकर यशोधरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई साधारण लड़की नहीं है तो क्या वो कोई सुपर वुमन है? जो भी हो प्रियांश, खुलकर बताओ, कौन है वो लड़की? प्रियांश ने अपनी आंखें झुकाते हुए यशोधरा जी से कहा, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा माँ कि आप हमारी शादी के लिए हर हाल में तैयार हो जाएंगी, और आपको मुझसे ये भी वादा करना होगा कि आप डैड को भी हमारी शादी के लिए राजी करेंगी। प्रियांश की अजीब जिद सुनकर यशोधरा जी को अंदर से थोड़ा अजीब लगने लगा था। उन्होंने प्रियांश से कहा, तुम तो हमें डरा रहे हो प्रियांश, ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए तुम्हारे डैड शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे? प्रियांश ने नजर चुराते हुए आखिरकार कह दिया, माँ, आप वो मिस्टर मल्होत्रा को तो अच्छी तरह जानती है ना? प्रियांश की बात सुनकर यशोधरा जी ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मिस्टर मल्होत्रा प्रियांश? साफ साफ कहो। प्रियांश ने एक बार फिर अपनी बात पर जोर देते हुए सच कर दिया, वही मिस्टर मल्होत्रा जो डैडी के सबसे बड़े बिजनेस राइवल हैं। मैं उनकी बेटी सुहाना से प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से पिछले 6 साल से प्यार करते हैं। प्रियांश के मुंह से मल्होत्रा की बेटी का नाम सुनकर यशोधरा जी सन्न रह गई। उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने कुछ देर गहरे सोच विचार में डूबने के बाद प्रियांश से बेहद गंभीर स्वर में कहा, बेटा ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें शायद अतीत का नहीं पता कि मिस्टर मल्होत्रा ने हमारे परिवार के साथ क्या किया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड कभी भी उस लड़की से तुम्हारी शादी के लिए मानेंगे। यशोधरा जी का ये टालने वाला जवाब सुनकर प्रियांश पूरी तरह परेशान हो गया। उसने यशोधरा जी से कहा, लेकिन मॉम, मुझे तो पूरा भरोसा था कि आप डैड को आसानी से मना लेंगी। यशोधरा जी ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से उठकर कमरे से बाहर आ गई। प्रियांश बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। प्रियांश पूरी तरह मायूस हो चुका था। उसे अपनी मां से जो एक आखिरी उम्मीद थी, वो उम्मीद भी अब उसे टूटती हुई नजर आ रही थी। उसने उसी परेशानी और हताशा में एक बार फिर सुहाना का नंबर डायल किया और हवेली की सारी बात सुहाना को बता दी। सुहाना ने प्रियांश की बात सुनकर कड़े लहजे में कहा, देखो प्रियांश, अगर तुम सिर्फ अपने मॉम डैड को मनाने के चक्कर में बैठे रहोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें और उस हवेली को छोड़कर सीधे मेरे पास आ जाना चाहिए। मेरे डैड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम अपने मॉम डैड को छोड़ो और मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो। फिर देखना हमारी शादी में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रियांश, अब मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा। 2 दिन बाद डैडी के अमेरिका वाले फ्रेंड इंडिया आ रहे हैं और साथ में उनका पीछा भी आ रहा है। अगर सब कुछ उनके मुताबिक रहा तो बहुत जल्दी मेरी सगाई उससे हो जाएगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। इसलिए अपना फैसला जल्दी लेना। सुहाना ने 2 टुक शब्दों में अपनी बात कहकर फोन काट दिया था। अब प्रियांश के ऊपर चारों तरफ से भारी प्रेशर आ गया था, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना ही था। प्रियांश इसी मानसिक तनाव से बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। यशोधरा जी ने बालकनी से उसे इस तरह जाते हुए देख लिया था। वो समझ गई थी कि प्रियांश अच्छे मूड में बाहर नहीं निकला है, इसलिए उन्हें प्रियांश की थोड़ी चिंता होने लगी। इधर नीचे हॉल में नैना ने यशोधरा जी को देखकर संकोच से कहा, आंटी, मुझे कॉलेज की फीस जमा करने जाना है, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? यशोधरा जी अपने बेटे के ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने बिना नैना की बात को ध्यान से सुने ही लापरवाही से उसे जाने के लिए कह दिया। और ये किस्मत का अजीब इत्तेफाक ही था कि नैना और प्रियांश बस 1 सेकंड के अंतर पर हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। इधर गाड़ी चालू करने के बाद अचानक प्रियांश को याद आया कि वो अपना मोबाइल कमरे में ही भूला है। वो दोबारा अपना फोन लेने के लिए जैसे ही मुख्य दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर बढ़ा, वैसे ही वहां से नैना भी जल्दी-जल्दी तेज कदमों से चलकर बाहर की ओर आ रही थी। अचानक दोनों की नजरें झुकी और नैना और प्रियांश एक दूसरे से पूरी तरह टकरा गए। इस टक्कर की वजह से नैना अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। प्रियांश गुस्से से लाल पीला होकर उसे घूर-घूर कर देखने लगा। इस समय प्रियांश के दिमाग पर सुहाना की बातों का इतना तनाव था कि कोई और होता तो शायद प्रियांश गुस्से में उसकी जान ही ले लेता। नैना के इस तरह से अचानक सामने आकर टकराने की वजह से प्रियांश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से से दमदमाते हुए अपना हाथ हवा में उठाया। प्रियांश अपना फोन